स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक बार फिर से ग्लोबल संकेतों से तो कोई सहारा आते हुए नहीं दिख रहा। अच्छी बात है कि कल हमारे बाजार गैप डाउन हुए थे, उसके बाद थोड़ी रिकवरी हुई और इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास ही आपने क्लोजिंग आती हुई देखी। तो क्लोजिंग बेसिस पर तो बाजार ने लेवल्स को सपोर्ट किया, बट आज फिर से कमजोर ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, फिर से एक गैप डाउन के संकेत हैं। क्या आज फिर से दबाव आएगा और इस दबाव में क्या बाजार लेवल्स होल्ड कर पाएंगे या नहीं, इस पर रहेगी नजर। नतीजों के लिहाज से आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है। ग्लोबली हमने देखा है कि सेल ऑफ के बीच एटलीस्ट कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आई है, तो एक हल्का सा सहारा वहां से आपको जरूर आते हुए दिख सकता है। पर कैसे समझने ये सारे संकेत, हमारे बाजारों की चाल कैसी रहेगी इस ट्यूसडे के दिन, आइए जानते हैं अनिल सर के साथ और जानते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नजर है एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट से तो कोई सहारा नहीं आ रहा। हमारे बाजार ऑफ कोर्स कल इंपॉर्टेंट लेवल्स होल्ड किया था, आज के लिए यही बड़ा सवाल रहेगा। गुड नाइट से गुड मॉर्निंग ठीक है। हाँ। अगर कल देर रात आप डाउ देखकर सोए हैं, बुरा हाल था। और अगर एसजेएक्स निफ्टी सोई नीचे दिख रहा है तो मतलब अच्छा लग रहा है, उतना बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं वो तो मतलब बड़ा परेशान करने वाला है। आइए विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देख लें आज की बड़ी बातें और आज के बड़े ट्रिगर्स। उसके दम पर आज भारतीय बाजारों में रहेगा एक्शन। डाउ 14 महीने के निचले स्तरों पर तो नैस्डैक 18 महीनों के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। 100 अंक नीचे आपको एसजेएक्स निफ्टी नजर आएगा। इसके अलावा बाजार बंद होने के बाद आए कई सारे नतीजे, उन पर एक्शन रहेगा। एक्शन के लिहाज से LIC का IPO 3 गुना भरकर बंद हुआ है। तो जिन लोगों को ये डर था कि LIC का IPO पार होना मुश्किल होगा, लिक्विडिटी की समस्या होगी, ये सबको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए दमदार एक्शन LIC के IPO पर हुआ है और 3 गुना ऊपर बंद होना। लेकिन IPO बाजार का एक्शन भरपूर है। आज भी एक IPO खुलने की तैयारी में है। सर, आज एक IPO के और मैनेजमेंट से हम बात करेंगे, डिलीवरी, वो भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और प्रूडेंट का IPO आज खुलने वाला, आज लिस्टिंग भी है, तो ढेर सारा एक्शन है। कैंपस की कल की लिस्टिंग के बाद आज फिर से एक और लिस्टिंग। बिल्कुल, तो IPO मार्केट पर तो हमारी नजर है और उस पर चर्चा भी करेंगे, सर से राय भी लेंगे। लिस्टिंग पर भी नई IPO खुल रही है, उस पर भी, एंड ऑफ कोर्स LIC भी एक बार चर्चा करेंगे। बट सर मतलब सोच रहा था कि कुछ नई चीज से शुरुआत करें, बट मौका नहीं दे रहा है ग्लोबल मार्केट से। एक बार फिर से जैसी कमजोरी आती हुई दिखी है, कैसे समझना है सर इसे? क्योंकि हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन की चिंता है, कुछ और ट्रिगर है, बट जिस सिवियरिटी से गिरावट आ रही है, स्पेशली नैस्डैक IT स्टॉक्स की जो पिटाई है, कल तो बॉन्ड यील्ड एक्चुअली संभली थी, पर उसके बावजूद ऐसी गिरावट आ रही है सर, वो थोड़ा और सवाल उठाता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन बाजारों में। देखिए दीप, सिंपल सी बात है कि फंडामेंटली इकोनॉमी को लेकर अमेरिकी बाजारों में और अमेरिका के निवेशकों को भरोसा कम है कि जिस तरह के तेजी से एक्शन फेड ले रहा है ब्याज दरों को बढ़ाकर महंगाई को काबू में लाने के लिए, उसका असर कंजम्पशन पर पड़ेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ पर पड़ेगा, कंपनियों की कमाई पर पड़ेगा। ये देखिए मार्केट का मिजाज है, मार्केट का काम करने का तरीका ऐसा ही है कि हर चीज़ों को डिस्काउंट करने, जो पता है वो प्राइस में आ जाना चाहिए। सो ये प्राइस में आने की जल्दी, देखिए मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। जब मैंने करियर की शुरुआत की थी 93 में, जब हम मार्केट ट्रेड करते थे, तो तेजी और मंदी का साइकिल 8-8 साल का होता है। 8 साल में पहले तेजी आएगी, फिर टॉप बनेगा, फिर मार्केट रुकेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस बढ़ना शुरू करेंगे, फिर तेजी होगी। तो एक पूरे साइकिल में 8 साल लग जाते थे, कमोडिटीज का हो चाहे इक्विटी का हो। अब आप देखिए मार्च 2020 में मतलब 8 साल छोड़िए, 8 महीने भी इंतजार करने के मूड में नहीं है। एग्जैक्टली रीजन क्या है? ग्लोबली इतनी लिक्विडिटी है जी, और ग्लोबली इक्विटी जैसी रिस्की एसेट क्लास में पैसा लगाने की भूख, एपेटाइट, क्षमता, ताकत काफी बढ़ गई है जी। जब आपके पास में से आप है ना, मतलब इन्वेस्ट कब करते हैं? जब आपके पास एक्सेस पैसा हो। जितना ज्यादा आपकी जेब में पैसा है, उतना ज्यादा आप रिस्की एसेट्स में लगाते हैं। आप और हम कभी आर्ट नहीं खरीदेंगे, करेक्ट, लेकिन वो लोग जिनके पास अनाप शनाप पैसा है, वो मतलब आर्ट भी खरीदेंगे, हॉलीडे होम भी खरीदेंगे। जिनके पास मतलब बड़े बड़े स्टार्स या बड़े बड़े, वो कहीं जाकर विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, हॉलीवुड स्टार आइलैंड्स खरीदते हैं। मतलब आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा रिस्की एसेट में पैसा लगाना है ना। वो पता है कि वो आपने आइलैंड खरीद लिया तो कोई जब तक सामने वाला लेने ना आए आपका बिकेगा नहीं। करेक्ट, वो सारी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या करें जब पैसा है? सेम सिचुएशन आप देखिए पिछले 15-20 सालों में जो बदली है, ग्लोबली इतनी लिक्विडिटी आ गई है, इतना पैसा आ गया इन्वेस्टर्स के हाथ में कि वो फिर साइकिल्स बड़े तेजी से बदलते हैं।
खराब होना है तो भी जल्दी से खराब होना है, और अच्छा होना है तो भी फिर इंतजार नहीं करना है। ये मार्केट की टेंडेंसी होगी। तो हमें जो एक 2020 के बाद बड़ा लेसन मिला है, सीख मिली है, वो ये कि हम अगर पुरानी ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलेंगे, नहीं 8-8 साल लगते हैं तेजी और मंदी के साइकिल में, उस जमाना ही चला गया दीप। करेक्ट सर। तो वो अब उस जमाने से हम 1.5-2 साल के 18 महीने के साइकिल में आ रहे हैं, जहाँ मंदी होनी 18 महीने में हो जाए, तेजी होनी 18 महीने में हो जाए, और वो साइकिल्स बड़े फास्ट रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो आप कहते हैं, टाइम वाइज करेक्शन जैसी चीजें अब बाजार में धीमे धीमे खत्म होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। जिनके पास पैसा है उन्हें लगाना है तो वो इंतजार नहीं करना चाहते। जो फंडामेंटल व्यू लेकर अगर एक बड़ा मैक्रो व्यू लेते हैं कि नहीं मार्केट खराब होना है, इकोनॉमी खराब होनी है, तो वो फिर लेवल नहीं देखना चाहते हैं। अगर इकोनॉमी को 1.5 साल बाद खराब होना है, 1 साल बाद खराब होना है, तो आज ही बाजार को रिएक्शन दे देना है। या कोविड के लॉस के वक्त अगर लगता है कि 1 साल बाद कोविड खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बाजारों का रिएक्शन उसी दिन से शुरू हो जाता है। ये टेंडेंसी बाजार की बन रही है, हमें इसके साथ एडजस्ट करना है। जगड़ने से फायदा नहीं है, बाजार के अगेंस्ट जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो बाजार आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है वो सीखना जरूरी है। हम अब उस युग में जा रहे हैं जहां इक्विटी मार्केट्स जल्दी से घटेंगे, जल्दी से बढ़ेंगे, और हमें उसके साथ रहना है, कुछ नहीं कर सकते। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों में जो हो रहा है, आपके सवाल पर फिर से आता हूं, वो यही है कि अमेरिकी बाजार इकोनॉमी में धीमेपन, मंदी, कमजोरी, जो शब्द आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कीजिए, उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद आज नहीं होता। क्या जितने भी वेटरन इन्वेस्टर्स है, हम भी कई बार एनालिसिस करते हैं, हम सोचते हैं ठीक है ना, ब्याज दरें बढ़ने की शुरुआत हुई है, लेकिन 1 साल 1.5 साल तक तेजी होती रहता है, हाँ, रहता है, पास्ट एक्सपीरियंस। लेकिन अब नहीं हो रहा है इस बार। और एक चीज तो क्लियर कट है दीप, हर तेजी के मार्केट में और हर मंदी के मार्केट में लेवल्स अलग बनते हैं। फॉल अलग परसेंटेज का होता है, राइज अलग परसेंटेज की होती है। नहीं तो फिर अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बन जाए तो फिर हर बार आपको पता है ना कि कहाँ घटना है, कहाँ तक रुकना है, कहाँ तक बढ़ना है। सो आई थिंक अमेरिकी बाजार पूरी तरह से इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को लेकर थोड़े चिंतित हैं, और बाजारों का रिएक्शन थोड़ा शार्प, फास्ट और पहले आता हुआ दिख रहा है कि भाई नहीं ज़्यादा रिस्क नहीं रखनी है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि वहाँ के बाजार बहुत शार्प रिएक्शन दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ दीप की, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में नहीं हो रहा जी। आप जहाँ देखना है, चाहे अमेरिका के बॉन्ड्स देख लें, बॉन्ड मार्केट पहले से एक्शन में आ गया। अमेरिका की करेंसी देख लें, डॉलर इंडेक्स 103-104 पर, ठीक है। उसके बाद आप मेटल्स देख लीजिए, बुलियन बाकी देख लीजिए, बाकी छोड़िए, बिटकॉइन देख लीजिए, 55%, हाँ, 55%, उसकी कोई बात ही नहीं करता ही नहीं। जब बढ़ता है तब तो बिटकॉइन सुर्खियों में होता है, घटता है तो कोई बात भी नहीं करता। तो सभी जगह है, ऐसा नहीं कि इक्विटी मार्केट में तो मेरे ख्याल से ग्लोबली ये एक ट्रेंड बन रहा है कि सारी रिस्की एसेट क्लासेस, इवन जो रिस्की नहीं है, फिक्स इनकम, वहां भी इसी तरह का ट्रेंड है। तो सब वोलेटिलिटी, तो हम है ना वो अब एक्सट्रीम वोलेटिलिटी वाले माहौल में जा रहे हैं। और उसकी एक रीजन और भी है। यस सर। अब तक के जो तेजी और मंदी के साइकिल्स हमने देखे हैं दीप, उसमें हमेशा से है ना इंसान का दिमाग ज्यादा काम करते हुए जी, हाँ। अब अभी जो रिसेंटली हम पिछले 2-4-5 सालों से देख रहे हैं, यहाँ मशीन दिमाग पर हावी होती दिख रही है। एल्गो ट्रेड्स होते हैं, मशीन ट्रेड्स होते हैं, लेवल से होते हैं। आप देखिए ना कितने सारे फंड्स हैं जहाँ ऑटोमेटिक आपका पोर्टफोलियो रिबैलेंस होता है कि अगर आपका निफ्टी का पी मल्टीपल इस लेवल पर पहुंच गया तो आपका इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाएगा, निफ्टी का पी मल्टीपल घटकर यहाँ आ गया तो इक्विटी एक्सपोजर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। फंड मैनेजर की जरूरत ही आप खत्म कर रहे हैं। सो जितना आप मशीन वाले युग में जाएंगे, जितना मशीन ट्रेड्स की तरफ जाएंगे, उतनी ही ज्यादा इसी तरह की वॉलेटिलिटी बनेगी और इसी तरह का माहौल सारी एसेट क्लासेस में होगा। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने फायदे हैं उतने ही आप ये उतार चढ़ाव वाले माहौल भी उसी की वजह से देखते हैं। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि अब है ना मशीन आपको अपना डिसीजन नहीं लेने देती। आप अपनी भावनाओं को पीछे रखिए, भाव के हिसाब से सौदा होगा। उसका भी खतरा है, अलग तरीके का खतरा। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। कई बार ये होता है कि यही अगर आप मशीन ट्रेड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप 18,600 से 16,000 तक रुकेंगे नहीं, कहीं भी आपकी पोजीशन कट जाएगी आपका। लेकिन उसी तरह से वॉलेटिलिटी बढ़ती भी है। हर चीज का अपना फायदा, अपना नुकसान है। लोअर लेवल पे मशीन कभी आपको इन्वेस्ट नहीं करने देगी, लेकिन एक फंड मैनेजर जो फंडामेंटली 10, 5, 15 साल के लिए आगे सोचता है, वो इसी लेवल पर पैसा डालेगा। सो दोनों का अपना फायदा नुकसान है।
लेकिन जो है उस माहौल में जीना है, एडजस्ट करके जीना है। बिल्कुल, तो उसी माहौल में हम एडजस्ट कर रहे हैं और रोज वॉलेटिलिटी भी उसी का इम्पैक्ट दिखा रही है। एक सवाल था सर हमारे बाजारों को लेकर, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें, जैसे आप बता रहे थे 14 महीने के निचले स्तर पर डाउ और S&P हैं, 18 महीने के स्तर पर नैस्डैक है, कई सारे स्टॉक्स तो अमेरिका में ऑलरेडी प्री कोविड लेवल के लोज पर आ गए हैं। पर वैसे अगर आप ऊंचाई से देखें, 52 वीक से फॉल देखें, तो डाउ 13% गिरा है, नैस्डैक 28% गिरा है, जापान 16% गिरा है, हांगकांग 34% गिरा है। उसके मुकाबले हमारे बाजार उतने खराब नहीं है, 12.5% निफ्टी है और करीब 18% बैंक निफ्टी है। दूसरी बात, ये सारे बाजार जैसे कि 14 महीने के निचले स्तर पर, 18 महीने के निचले स्तर पर, हमारे बाजार 2 महीने के निचले स्तर पर हैं अगर आप उस हिसाब से देखें। इनफैक्ट 8 मार्च के लो से भी अभी थोड़ा दूर ही हैं हम। तो कंपैरेटिवली इसे हमारी आउट परफॉर्मेंस माना जाए, हमारे बाजारों को और स्टेबल माना जाए, या फिर गिरावट अभी आना बाकी? पहली चीज तो एक, आप नजर मत लगाओ बचे हुए बचे रह तो। लेकिन दीप 2-3 चीजें हैं क्यों हम बेहतर कर रहे हैं, क्यों हम कम खराब कर रहे हैं, वो शब्द ज्यादा सही है। उसकी 2 वजह है दीप। एक तो वजह है इकोनॉमी को लेकर, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर आपके पास मतलब है ना भाई, आप मार्केट में एप्पल खरीदने गए जी, आपको एप्पल खरीदनी है, अब जो सबसे कम खराब वो ले लो। आपको बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल रही है तो कम जो सबसे ठीक दिख रही है वो ले लो। सो अगर सारे मार्केट्स आपको खराब दिख रहे हैं और सबको गिरना है, तो फिर उस मार्केट में आपको सबसे बेस्ट मार्केट कौन सा दिखता है? वो हो सकता है हमारी इकोनॉमी। आज 130 करोड़ लोग हैं आपके पास कंज्यूमर। आज मुझे बताओ 130 करोड़ कंज्यूमर्स अगर आपको कोई किसी एक ग्लोबल कंपनी को एड्रेस करने हैं, तो उसको 50 कंट्री में जाकर आप बिजनेस करें तब जाके आपको मिलता है। यहाँ एक देश में आपको 125 करोड़ बिल्कुल कंज्यूमर मिल जाते हैं। इतना बड़ा मार्केट कहाँ मिलेगा? पहली चीज तो एक तो ये कि हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज के मुकाबले में काफी बेहतर ग्रोथ दिखा रही है। और दूसरी चीज जो बड़ी बदली है, जिसकी वजह से हम बहुत गिरे नहीं है, इतनी FIs की बिकवाली होने के बावजूद हर महीने 40,000 करोड़ का बेच रहे हैं, वो है कि पहली बार हिंदुस्तान में जब से स्टॉक मार्केट शुरू हुए, रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत दिखी। तो रिटेल की जो लिक्विडिटी है, जो पैसा आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर का, चाहे वो डायरेक्ट लगाए मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाए, PMS या और कोई तरीके से पेंशन प्लान्स के जरिए, इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए जो पैसा बड़ा आ रहा है मार्केट में, वो अपने आप में ताकत देता है। और ऐसा कौन से रूल बुक में लिखा है? यही वाली बात है कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे और पुराने तरीके से मार्केट को देखेंगे तो हमेशा आपको ये लगेगा FIs बेच रहा है गिरेगा, FIs बेच रहा है गिरेगा। गिर रहा है, इस बार भी गिर रहा है, लेकिन कितना गिरा है? जितना FIs सोचते थे उतना भी नहीं गिरा। FIs ने भी नहीं सोचा था कि इतने कम गिरेंगे, करेक्ट, हमारे बेचने के बावजूद। सो ये मार्केट की ताकत है। अल्टीमेटली देखिए, पैसा तो पैसा ही है। वो FIs लगाए, आप लगाए, मैं लगाऊं, कोई और लगाए, करेक्ट। सो अगर पैसा मार्केट में आ रहा है तो एक लिमिट से ज्यादा मार्केट गिरेंगे नहीं। और इसी वजह से मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि पहली चीज, लोकल लिक्विडिटी के दम पर भारतीय बाजार हमेशा आउट परफॉर्म करेंगे, कम गिरेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। बढ़ने का वक्त आएगा हम ज्यादा बढ़ेंगे, गिरने का वक्त आएगा हम कम गिरेंगे। और बढ़ने के वक्त में हम इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट से ज्यादा बढ़ सकते हैं। और उसकी बड़ी वजह दीप है कि न सिर्फ हमारी लोकल मनी बल्कि हमारी इकोनॉमी की ताकत बेहतर होगी। एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया में एक ही प्रॉब्लम है आज की तारीख में इकोनॉमी में, और वो है इन्फ्लेशन। उसके अलावा और कोई समस्या नहीं है, और वो ग्लोबल समस्या है क्योंकि आपका इन्फ्लेशन काफी इंपोर्टेड है, क्रूड इंपोर्टेड है, मेटल्स काफी हद तक इंपोर्टेड है। अगर खाने पीने की चीजों का इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर ऐसा इन्फ्लेशन नहीं जो बहुत ज्यादा आपको पिंच करे। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन तो आपके हाथ में है नहीं, क्रूड तो जो है वो है, जो भाव में मिल रहा है आपको लेना ही पड़ेगा। जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है वो तो ग्लोबली सबके साथ में, लेकिन जिस चीज पे कंट्रोल है, अगर वो फूड इन्फ्लेशन काबू में आ गया तो फिर आपकी इकोनॉमी की काफी हद तक समस्याएं कम हो जाती है। फिर आपको एग्रेसिवली रेट हाइक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेट हाइक करके भी आप क्रूड को नीचे नहीं ला सकते, रेट हाइक करके भी आप मेटल्स को नीचे नहीं ला सकते, करेक्ट। सो मेरे ख्याल से इस लिहाज से हमारे बाजार हमेशा बेहतर रहेंगे आगे चलते भी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ये अच्छा है कि एटलीस्ट एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये फुल कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया है सर। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं गिर सकते, ठीक है। मैं फिर वही कहूंगा कि पड़ोस में किसी की डेथ हो जाए तो आप है ना पार्टी नहीं करेंगे, करेक्ट सर, लाउड म्यूजिक के साथ। आप चुपचाप घर में बैठेंगे, भाई देखो मोहल्ले में ये सब हो गया। सो वो वाली चीज है। दूसरों के दुख में हमें भी दुबला होना है, भाई ठीक है, सब ग्लोबल मार्केट्स खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मार्केट बहुत जोर से गिर जाएंगे। एक आध लास्ट पैनिक हो सकता है, एक आध वो कभी हो जाए,
बस उतना ही बाकी है। चलिए अच्छे, बढ़िया है, कॉन्फिडेंस की बात है। आइए फिर आज की स्ट्रैटेजी समझते हैं। थोड़ी देर में फिर ये जो बाकी सारी आईपीओज हैं उस पर भी सर की राय लेंगे, लिस्टिंग पर भी और नई आईपीओ पर भी। पर आज का सेटअप बताएं सर। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर हैं दीप, एफआईएस के संकेत नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल रखे हैं मैंने, सेंटीमेंट नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है। तो 4 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 1 न्यूट्रल है। निफ्टी पर सपोर्ट जोन 16,150 निकल कर आएगा आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेवल के नीचे हम जाएंगे नहीं, लेकिन अगर गए तो 16,675, 16,875 जो 8 मार्च के लोज हैं वो स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है और वहां पर 100% खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग भरपूर होने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। ऊपर कितना जा सकते हैं? 16,300, 16,400 जो कल का भी हायर रेंज है जहां हम बंद हुए, ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। इसको पार करके निकले तो 16,475, 16,500 तक की एक यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। देखिए बड़ा सपोर्ट जोन जो दीप है वो है 15,675, 15,875। बड़ी रुकावट की जगह 16,600, 16,675। तो ये आपके लिए ब्रॉड बड़ी रेंज में बता रहा हूँ। तो 16,600, 16,675 जब तक ऊपर में हम पार नहीं करते तब तक सेल ऑन राइज है, और 15,675, 15,875 जब तक नहीं तोड़ते तब तक फ्रेश मंदी नहीं है। जितनी मंदी है उतनी तो है ही। तो बेसिकली 1000 पॉइंट की रेंज होगी आपके लिए, 15,675, 16,675। अंडरस्टूड। इसको आपको ट्रेड करना है। क्लियर है? समझ। ठीक है। बैंक निफ्टी 33,900, 34,100 कल के लोज के आसपास ही सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर गए तो 33,400 से 33,525 अगली बढ़िया खरीदारी की जगह बन सकती है बैंक निफ्टी पर आज के लिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 34,550, 34,600 हल्की फुल्की रुकावट है। 34,775 से 34,950 वो जगह जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना नजर आती है। अब आइए निफ्टी के आपको सपोर्ट लेवल दे दूं। आप बंद हुए हैं 16,300 पर, 16,300 से ठीक नीचे 16,250, 16,200, 150 3 छोटे लेवल्स हैं जो कल तक के ही हैं। कल 16,150 का लो आपने बनाया था। इसके नीचे फ्रेश अगर लेवल्स आते हैं तो 16,125, 16,025, 15,950, 15,875 के निकल कर आते हैं निफ्टी पर। हायर साइड पर 16,300 जो आप बंद हुए पहला लेवल वो मान लीजिए, चूंकि आप गैप से खुल रहे हैं नीचे 350, 400 ये तो तीनों लेवल्स वो हैं जो कल आपने देखे। फ्रेश लेवल्स अगर इसको पार करके टिके तो 16,475, 500 और 16,600 तक के निकलते हैं आज और आने वाले दिनों के लिए। बैंक निफ्टी आप बंद हुए 34,275 पे, इसके ठीक नीचे 34,100, 34,000 और 33,925 ये तीनों ही लेवल कल वाले हैं जो आपने टेस्ट किए हैं। इस रेंज में इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे फ्रेश कमजोरी बनती है। दीप एक ही समस्या है, 33,900, 925 के नीचे मेरे पास सीधा लेवल 400 पॉइंट नीचे का है। आप देखिए 33,525 बीच में कोई ढंग का सपोर्ट है नहीं। लेगा मार्केट कहां लेगा मुझे नहीं पता, लेकिन सीधा सपोर्ट फिर मेरे पास नीचे 400 पॉइंट नीचे का आता है। ये थोड़ी सी रिस्क ये ध्यान में रखनी जरूरी है। 33,525, 33,400, 33,250, 150 और 33,000 तक के सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको दिए हैं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर। अब आइए ऊपर की तरफ। 34,275 पहला लेवल है जहां पर आप बंद हुए हैं। 34,350, 34,475 और 34,550 ये सारे लेवल्स आपने कल देखे। 34,550 का कल का हाई था। इसके ऊपर 34,600, 775, 900 और 950 तक की यात्रा आप ऊपर कर सकते हैं अगर मूड माहौल ठीक हो जाए। ठीक वैसे ही ठीक हो जाए जिस तरह डाउ फ्यूचर्स ठीक हो रहा है। दर्शन कर लीजिए एक बार डाउ फ्यूचर के, इससे पहले कि कुछ और वापस इनका मूड बदल जाए। हरियाली देख लीजिए, अच्छी हरियाली देखने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। 100 पॉइंट सेंचुरी मारता हूँ। SGX भी थोड़ा रिकवर हो रहा है अब, सिर्फ होगा 16,200 पर आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ रात को जरूरी नहीं कि डाउ देख के, मतलब ऐसा कौन सा नियम है, डाउ अपना बच्चा तो है नहीं कि उसको सुला के ही सोना है। आप पहले भी सो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चैन की नींद तो आप अपनी नींद पे ध्यान दें, डाउ का तो जो होना हो जाएगा। बिल्कुल। सर एक चीज है, 2-3 दिनों से FIs की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, PCR भी चेंज नहीं हो रहा है, बाजार फिसल रहे हैं बट इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। चेंज इसलिए नहीं हो रही थी, अच्छा सवाल है। पहली चीज तो ये कि बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है और खरीदने का मन है नहीं। वो मतलब बात वही है, तेजी करने की हिम्मत नहीं है और मंदी करने की लेवल्स नहीं है। तो अब आप करेंगे क्या? वेट एंड वॉच। तो FIs के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 22% से बढ़कर 23%, ऑलमोस्ट आप कोविड लोस पर हैं FIs इंडेक्स। अब इससे ज्यादा क्या होना है?
2-4% घट भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। 16 से 18% इंडेक्स में लोएस्ट लेवल पर हम पहुंचे थे मार्च और अप्रैल में कोविड के वक्त। सो आई थिंक लोएस्ट लेवल पर हम हैं उसके आसपास, ठीक है ना। सो एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग में आप कभी भी शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखेंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ शॉर्ट कवरिंग आना तय है। सो सबसे बढ़िया चीज यही है, देखो मार्केट अगर हैवी है तो गिरने के लिए जगह बहुत होती है और जल्दी से होती है। मार्केट लाइट है तो उतना नहीं गिरेंगे। सबसे बढ़िया चीज है कि गिरते वक्त मार्केट लाइट चाहिए, बढ़ते वक्त मार्केट लाइट चाहिए। आप टॉप पर हैं और एकदम लाइट है तो आपके लिए और जगह बनती पड़ी। और टॉप पर है, हैवी है तो गिर जाएंगे, बॉटम पर है, हैवी है तो और गिर सकते हैं। सो मार्केट लाइट रहना बहुत जरूरी है। तो ओवरसोल्ड मार्केट है, पुट कॉल रेशियो भी 0.8 पर है, लेकिन है ओवरसोल्ड। और इस बार दीप सबसे बढ़िया चीज क्या हुई, मई की सीरीज में हमने सीरीज की शुरुआत बहुत हल्के नोट पर की, और वो बड़ी चीज है। अगर यही सीरीज हम 85 लाख शेयर के बजाय 1 करोड़ 10 लाख शेयर पर शुरू करते हैं निफ्टी पर, तो आप हेवी हैं, वहां पर पोजीशन फिर आपके लिए कम होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो आप बहुत हैवी हैं, तो पुट कॉल रेशियो और एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन नीचे के लेवल पर कल भी हमने कहा था शॉर्ट कवरिंग आएगी, मिली आपको शॉर्ट कवरिंग, बिल्कुल मिली। आज ज्यादा गैप नहीं मिल रहा है, अगर आज भी नीचे मिलेगा तो खरीदने का लेवल आएगा। कल हमारी परफेक्ट 16,100 16,200 की ट्रेडिंग रेंज थी कि जहां आपको खरीदना चाहिए 16,300 16,400 तक की रेंज के लिए मिला मौका, आपको दोनों तरफ के मौके मिले। आज भी अगर गैप से खुलेगा, जितना ज्यादा गैप से खुलेगा उतना एक बार नीचे से रिकवरी का मौका मिलेगा। लेकिन अगर नहीं खुला और बहुत गैप से ऊपर आ गए तो ऊपर बेचना भी है। ऐसा भी नहीं कि ऊपर में कोई मतलब एक दिन में सब ठीक हो रहा है, तो दोनों तरफ आपको मौके मिलेंगे, उसको ट्रेड करना है, सिंपल। बैंक निफ्टी का भी पोर्ट कॉल रेशियो देखिए घटकर आया हुआ है, तो डेटा ठीक है। तो फिर क्या करना है मौजूदा पोजीशन में? स्टॉप लॉस कल के लोस पर लगाना है। 16,125 आपका इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस होगा और क्लोजिंग बेसिस पे 16,000 होगा। देखो दीप, जब हम शो की शुरुआत करें तो लगभग 200 पॉइंट एक बार एसजीएक्स नीचे था, करेक्ट? तब स्टॉप लॉस आपका 16,100 वाला ट्रिगर होता था, लेकिन जो डेटा में निकल कर आ रहा है स्टॉप लॉस वही सही है 16,125। अब आप देखिए एसजीएक्स 16,200 के ऊपर आ गया, अब ट्रिगर होने के चांस नहीं दिख रहे। लेकिन जो लेवल है वही देना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 7 बजे जब मैं बैठ के लिख रहा हूँ कमेंट्री और 9 बजे क्या होगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन डेटा अगर आपको जो डेटा का है वही करते रहेंगे ना, तो सही होना गलत होना बाद में ईश्वर के हाथ में। करेक्ट, हमें डेटा के साथ चलना है। तो 16,125 आपका स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर दे रहा हूँ 16,000 का। बैंक निफ्टी में इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस छोटा ही है 33,900 का, क्योंकि उसके नीचे मैंने बताया ना 400 पॉइंट सीधा है, तो मुझे उतनी रिस्क देनी नहीं है। 33,900 स्टॉप लॉस इंट्राडे क्लोजिंग। शॉर्ट अगर आप हैं तो मुस्कुराहट है अभी तक आपके चेहरे पर। 16,425 कल का हाई पार करे तो शॉर्ट काट लीजिए डे ट्रेडर्स के तौर पर। क्लोजिंग बेसिस पे आप दंग रह जाएंगे। 16,700 के पहले मेरे पास में स्टॉप लॉस नहीं है, यानी अगर बाउंस आया तो आप इतनी बड़ी नहीं है। मैं 16,700 के बाद ही मूड बदलूंगा। तो हाँ, एक बात कह सकता हूं कि आप चाहें तो छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, एकदम छोटा क्लोजिंग पे 16,425, मीडियम लगाना है 16,500, लेकिन असली स्टॉप लॉस 16,700 ही बड़ा है। एक तरफा आ गिरा है ना मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस निकल के नहीं आ रहा। ठीक है। बैंक निफ्टी 34,600 इंट्राडे स्टॉप लॉस है, एकदम छोटा लगाना है। थोड़ा बड़ा लगाना है 34,800 लगाइए। क्लोजिंग स्टॉप लॉस यहाँ भी 35,300 1000 पॉइंट ऊपर है, बहुत ज्यादा। तो छोटा आपको करना है 600 कर लीजिए अपनी रिस्क के हिसाब से, लेकिन डेटा के हिसाब से ये स्टॉप लॉस निकल के आता है। और इसका मतलब ये कि फिर ये लेवल आसानी से आपसे पार नहीं होगा। वही वाली बात है कि खराब मार्केट में बाउंस आएंगे, उस बाउंस में जब तक एक अहम लेवल को पार न करें तब तक आप तेजी में नहीं आ सकते। और वो अहम लेवल 16,700 निफ्टी पर है, 35,300 बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पे। अंडरस्टूड सर, ठीक है। ये है सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मौजूदा पोजीशंस के लिए। अब नई पोजीशंस बताएं। निफ्टी बेचना है 16,425 इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस ये होगा, अगर बहुत गैप से न खुले अगर आप बेचना चाहें तो ये एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 16,425 का होगा। टारगेट बनेंगे 16,250 200 150 ये कल तक के टारगेट हैं। 125 16,025 15,950 15,875 के टारगेट आप नोट करके रख लें। जो लोग खरीदना चाहते हैं, खरीदने के लिए निफ्टी खरीदने के लिए बढ़िया जगह है 16,000 16,150 जो मैं सोच रहा था इस रेंज में खुलेगा, और खुलेगा तो बढ़िया मौका मिलेगा। अब लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी इस रेंज का इंतजार कर सकते हैं। इस रेंज में आए जरूर खरीदिए। स्टॉप लॉस 15,850 का थोड़ा दूर है, वही लगाइए। 16,200 250 और 300 छोटे टारगेट हैं। 350 400 और 475 के फाइनल टारगेट के लिए आपको इस रेंज में खरीदारी करनी है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी बेचना है 34,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, इसके पार निकले तो काट लीजिए शॉर्ट डेफिनेटली। 34,100 34,000 और 33,925 ये तीनों लेवल कल मिले आपको, इन लेवल्स के लिए बेचना है। इसके नीचे गए तो 33,525 400 और 33,250 फाइनल टारगेट है, जिसके लिए आपको करनी है
बिकवा ली, अब आइए खरीदना चाहते हैं। कल भी एक रेंज दी थी, आज फिर से वही दोहरा रहा हूँ, न कल आई थी न शायद आ जाए। 33,400 से 33,525 दूर की रेंज है। अगर डाउ फ्यूचर नहीं सुधरता, डाउ फ्यूचर 200 दिख रहा था नीचे, ऐसा होता तो हो सकता है यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं। यू नेवर नो दिन में क्या होता है। तो इस रेंज को नोट करके रख लीजिए, अगर इस रेंज में आए तो खरीदना है आपको 33,250 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेगा दीप 33,900, 34,000, 34,100 छोटे टारगेट है, 34,275, 350 और 34,475 फाइनल टारगेट। लेकिन जो सबसे बेस्ट ट्रेड है, जो कल भी मैंने बोला था बैंक निफ्टी पे और आज फिर से बोल रहा हूँ कि 33,900, 34,100 की रेंज में आए तो खरीदिए। याद है कल सबसे बेस्ट ट्रेड है, आज भी सबसे बेस्ट ट्रेड यही है। अगर इस रेंज में मिले तो खरीदिए। ओके। और कल आपने देखा कैसे 33,550 आपको मिला, अच्छी मूव मिली थी, कम से कम 500 पॉइंट आराम से मिल रहे थे। बिल्कुल। पॉइंट टू पॉइंट देखे तो 600 पॉइंट से ज्यादा का मूव था। करेक्ट। तो 500 छोड़े, आप 400 पॉइंट भी पकड़ लें तो भी 400 पॉइंट खराब मार्केट में तेजी करके बनाया, कम नहीं है। तो ये बेस्ट ट्रेड आज फिर से बन सकता है। 33,900, 34,100 की रेंज में आपको एक्यूमुलेट करना है बैंक निफ्टी। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा लगाइए, 33,800 का स्ट्रिक्ट लगाइए। टारगेट जो बनेगा 34,275, 350, 475 और 550, यहाँ तक के तो क्लियर कट है बिना रुकावट के। 600 और 775 भी विजिबल है। इसके ऊपर की टेंशन है, आएंगे कि नहीं आएंगे। आए तो 34,900, 34,950, ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अंडरस्टूड सर। चलिए, ये आपके लिए सारे मौजूदा पोजीशंस और नई पोजीशंस बनाने की लेवल्स पर ट्रेड करना है, ये अनिल जी कल भी आपको बता रहे थे। डेटा समझाएं सर, एफआईएस का, डीआईएस का, वो तो खैर ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्टोरी रोज आ रही है। और कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कहा जा सकता है? एक अच्छी चीज दी थी कि एफआईएस ने इंडेक्स एफएनओ में ज्यादा बेचा नहीं, एफएनओ में ज्यादा नहीं बेचा। 686 करोड़ के इंडेक्स और 362 करोड़ के स्टॉक्स, तो कोई खास बेचने को बचा ही नहीं उनके पास। कैश में जरूर कैश में 360 करोड़ की बड़ी बिकवाली हो ही रहा है। लोकल फंड्स अपना मुकाबला कर रहे हैं। अब बताओ कौन से लोकल फंड्स की बाइंग कम हुई है एलआईसी के आईपीओ के बावजूद? लगातार बनी रही है और मैच कर रहे हैं एफआईएस को। और तो ये है आपके लिए 16,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर। 58 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 16,200 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, 39 लाख शेयर है। और 16,400 तुरंत रुका। तो बेसिकली 16,200, 16,400 की रेंज शायद बाजार ट्रेड करना चाहता है। बीच में 16,300 पर आप बंद हुए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 34,000 तुरंत सपोर्ट है, 34,500 तुरंत रुकावट है। इसके किसी एक तरफ निर्णायक तौर पर निकले तो बड़ा मूव देने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टूड सर। चलिए, ये है सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। अच्छा सर, अब आते हैं आईपीओ मार्केट पर। एलआईसी फाइनली हो गया, अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो जितना रिटेल एम्प्लॉय पॉलिसी होल्डर का सब्सक्रिप्शन आया है, ऑलमोस्ट पूरा 21,000 करोड़ के आईपीओ साइज का तो कोटा सिर्फ यहीं से आ गया है एप्लीकेशन। तो तीसरी महाशक्ति को कमजोर और कम समझने की गलती तो करनी नहीं, टक्कर दी है, जम के टक्कर दी है। बिल्कुल है। और मुझे खुशी इस बात की है दीप कि पिछले 2 साल में हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स इतनी बड़ी ताकत बनकर आए हैं। मतलब ठीक है, एक है ना, एक लोट की एप्लीकेशन लगाने वाले का या 2 लाख की एप्लीकेशन लगाने वाले की कोई इंडिविजुअली औकात नहीं होती, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जब सब मिलकर लगाते हैं तो क्या औकात होती है वो आपको दिख रहा है। एब्सोल्युटली। जिस एलआईसी के आईपीओ पे एफआईएस को लगता है कि लगाएं ना लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें। कई बार मैं बताता हूँ आपको कि जब रोड शोज होते हैं तो बड़े बड़े फंड्स दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है तो पूरा हीरा है ना, जेम्स है। ऑफ कोर्स सस्ते मिले तो कौन नहीं चाहता, हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसको स्टॉक सस्ता मिले, बिल्कुल है ना। तो एफआईएस भी चाहते हैं दबाव बनाकर, अरे इतना बड़ा आईपीओ आप कैसे लाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सस्ता दीजिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ताकत सरकार के हाथ में आई है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर भी मिलकर भर सकते हैं आईपीओ को। अगर आप उनको थोड़ा सा कहीं डिस्काउंट दें, कहीं इंसेंटिव दें और कहीं ये बताएं कि हाँ उसका पैसा बन सकता है। सो आई थिंक वो ताकत आपकी एलआईसी के आईपीओ में दिखी है। न कहीं कोई लिक्विडिटी की समस्या आई। मुझे बताओ पिछले 4-5 दिनों में जितना गिरे, कोई एक आदमी बोल रहा है मार्केट में कि एलआईसी की वजह से गिरे? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। किसका डर था, कहाँ से डर था? हम पहले दिन से शायद मेरे ख्याल से हम अकेले हैं जो इतना स्ट्रांगली बोल रहे थे कि एलआईसी का आईपीओ आराम से भरेगा, बिना किसी लिक्विडिटी की समस्या के भरेगा और इशू में रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आएगा। 20,000 करोड़ 21,000 करोड़ मार्केट से लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 75 लाख के आसपास एप्लीकेशन आई है, अब तक का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट एवर बनता है और बनता है। सो आई थिंक एलआईसी के लिए हेड्स ऑफ दीपम को, बिल्कुल सरकार को, जिन्होंने बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली इस खराब मार्केट में भी इस आईपीओ को पूरी तरह से, क्योंकि इस तरह की प्लानिंग चाहिए जिसके हम 1 साल 1.5 साल पहले से बात कर रहे थे कि जब भी आप आईपीओ लाइए
आपको रिटेल को डिस्काउंट देना है, आपको पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट देना है। और मुझे इस बात की खुशी कि सरकार ने इस चीज को सुना, समझा, और सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी वजह ही वही है। हमारे देश के निवेशकों ने ही LIC के IPO को पूरा भरपूर प्यार दिया, बिल्कुल है ना। तो आई थिंक बढ़िया, ये आई ओपनर है। इसका मतलब एक और चीज दीप ये भी निकलती है कि हमारा देश बड़ी कंपनियों के IPO के लिए तैयार है। बड़ा पैसा अगर किसी क्वालिटी स्टॉक में डालना है तो मार्केट तैयार है। अच्छी चीज है तो पैसे की कमी नहीं है। ये सबसे बड़ा लेसन है। तो LIC का IPO का रेस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब रहा सवाल लिस्टिंग का, लिस्टिंग के वक्त देखेंगे मूड माहौल क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एक बात क्लियर कट है, लाइफ में कभी कभी लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। और जब स्पेशली जब मामला आपकी जिंदगी से जुड़ा हो, LIC की पॉलिसी आप जिंदगी के लिए लेते हैं, इसलिए नहीं लेते कि कल मैं हूं या ना हूं। करेक्ट। तो ये शेयर कल क्या है, आज क्या है, परसों क्या है, इस तरह से देखकर न डिसअपॉइंट हो। आई एम श्योर पैसा बनेगा, लेकिन मेंटली अभी से मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना जरूरी है। आप ये थोड़ी सोचते कि मैं कल नहीं रहूंगा। ऐसी तो प्लानिंग किसी की नहीं है, ना आपकी ना मेरी है। जैसे हमारा आज आखिरी दिन हो, ऐसी तो प्लानिंग नहीं है ना। तो जब ऐसी प्लानिंग जीने को लेकर दी तो स्टॉक को लेकर क्यों है। थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, ये ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक आज की लिस्टिंग और IPO पर एक सवाल है। उससे पहले सर, LIC की IPO इतनी बड़ी, आपने कहा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आई, मार्केट में डर का माहौल है, जो भी FIs की सेलिंग है थोड़ा गिरावट हो रही है, बट IPO एक्शन दमदार है और बना हुआ है। आज खुल रहा है, कल खुल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में और IPOs लाइंड अप हो रहे हैं। 2-3 को कल TVS सप्लाई चेन को कल मंजूरी मिली है और बड़ी बड़ी IPOs है, 5,000-6,000 करोड़ की IPOs है। तो IPO मार्केट का एक्शन अनअफेक्टेड है। ये गलतफहमी भी नहीं रखनी चाहिए कि LIC को इतना रेस्पॉन्स मिला, इसका मतलब सबको मिलेगा। ये भी बात है दीप, एक सिंपल सी चीज है, IPO मार्केट में एक ही चीज, और LIC की सक्सेस में भी वही कहानी है जो हर एक के में बनेगी, प्राइसिंग। आप छोड़ो कुछ, थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ो। अगर आप सस्ता देंगे लाइन लग जाएगी, आप महंगा देंगे तो हर इन्वेस्टर के ऑफिस के बाहर आपको लाइन लगानी पड़ेगी। एप्लीकेशन डाल दो, सबकी मिन्नतें करनी पड़ेगी। आपको डिसाइड करना आपको क्या करना है। राइट। आपके बाहर, घर के बाहर लाइन लगे और लोग कहें कि प्लीज हमें IPO में अलॉटमेंट दीजिए, या आप सबको जाके बोले प्लीज एक एप्लीकेशन डाल दीजिए। ये प्रमोटर को डिसाइड करना है, मर्चेंट बैंकर को डिसाइड करना है। सस्ता देंगे, मार्केट अपने आप लिस्टिंग पे आपको वो वैल्यूएशन दे देगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा देगा जो आप चाहते थे। और आपने महंगा दिया तो आपको वो वैल्यूएशन भी नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, उससे कम होगा। ये लिख के रख लीजिए, ये लाख टके की बात है, मैं बार बार बोलता हूं। लालच बुरी बला है, छोड़ दीजिए, सस्ता दीजिए। इन्वेस्टर्स आपको हाथों हाथ लेंगे, सर पर लेंगे, जो इज्जत बनेगी। पैसा तो आपने बनाया तभी IPO ला रहे हैं ना। करेक्ट। आपका मेरा तो लिस्टिंग नहीं होता ना। एब्सोल्युटली। तो जिन्होंने पैसा बनाया उसी की लिस्टिंग होती है जी। तो पैसा तो आपने बनाया है, इज्जत बनाई है। बिल्कुल। चलिए, तो अगर अच्छी वैल्यू है और अगर थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ेंगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। चलिए सर, आज की लिस्टिंग के बारे में पहले जान लेते हैं। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, क्या राय है? हमारी राय सिंपल थी दीप के, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये IPO, और उसकी दो वजह थी, एक वैल्यूएशन और दूसरा मार्केट का मूड माहौल। और दोनों ही पैमाने पे हमारी रिकमेंडेशन ठीक थी। तो 542 रुपए की इशू प्राइस है, इसके आसपास लिस्ट होगा। एग्जैक्टली मेरे लिए कहना मुश्किल है कि 5-10% ऊपर लिस्ट होगा या 5-10% नीचे लिस्ट होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो होल्ड कर लीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, 542 रुपए की इश्यू प्राइस है, 540, 2 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। सिंपल सी चीज है, जिनको रिस्क लगती है। इसीलिए हमने कहा कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, हाई रिस्क वाले, वो भी हाई रिस्क भी लेनी है और लॉन्ग टर्म भी रखना है तो ही लगाना है। अदरवाइज बाकी जिन लोगों ने लगाया वो अपने हिसाब से अपना डिसीजन खुद ले। 540 स्टॉप लॉस है, 2 रुपए से ज्यादा के नुकसान पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और लॉन्ग टर्म है तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए आज की लिस्टिंग। बहुत तोड़ फोड़ लिस्टिंग होगी, बहुत उठा पटक वाली होगी, इसकी संभावना कम दिखती है। हाँ, क्योंकि मूड माहौल को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि बहुत तगड़ी लिस्टिंग होनी चाहिए। अंडरस्टूड सर। अच्छा, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी आज खुल रहा है IPO, क्या करना है? हाँ, मतलब ये पहला IPO है जिसमें मैंने बहुत एलोबरेट करके, मतलब विस्तार से आपको मेरी राय दी है। पहली चीज तो ये है कि क्लियर कट सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा न लगाए। ओके, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं। हमारा नया फॉर्मूला है, लॉन्ग टर्म सोचेंगे शॉर्ट टर्म में बन जाएगा, शॉर्ट टर्म सोचेंगे लॉन्ग टर्म तक इंतजार करना पड़ेगा, बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं। करेक्ट। सो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से अगर आप प्रूडेंट को देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए। ओके। दूसरी चीज ये कि मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए, अभी के माहौल को देखते हुए बेहतर है आप लिस्टिंग के बाद लगाएं। ओके। कोई जरूरी नहीं कि आपको एप्लीकेशन LIC में, माफ कीजिएगा, IPO में ही करना चाहिए। आप लिस्टिंग के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरी चीज है,
जो पैसा लगाना चाहते हैं सिर्फ हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स ही पैसा लगाएं। ओके, तो बहुत क्लियर कट लगा रहा हूँ, तीनों चीज बोल रहा हूँ। एक, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आज से नहीं लगाएं, बन जाए तो बहुत बढ़िया, लिस्टिंग के बाद खरीदने का मन रखें। और अगर अभी आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हाई रिस्क लेना। हाई रिस्क का मतलब ये कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं। आईपीओ लिस्टिंग के बाद अगर नीचे मिला तो आप और लेंगे, ये इसका मतलब ये। हाई रिस्क की डेफिनेशन क्या है मैं बता देता हूँ। इसकी परिभाषा ये है कि एक, आप लॉन्ग टर्म रखेंगे, दूसरा नीचे लिस्ट हुआ तो और लेंगे, तो ही उस कैटेगरी में आप आते हैं। अब अच्छी चीजें क्या वो बता रहा हूँ। कंपनी बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप सोचेंगे कि राय तो कुछ अलग ही दे रहे हैं, कंपनी कह रहे हैं शानदार है, तो क्यों राय आई वो भी मैं बताऊंगा। पहले कंपनी के बारे में बताऊं। प्रोमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस है, मार्केट लीडरशिप है, बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करती है और उसमें लीडर है, दिग्गज कंपनी है। फाइनेंशियल बहुत शानदार है, साल दर साल बहुत मजबूत हो रहे हैं, बढ़िया रेशियोज हैं, फ्री कैश फ्लो मजबूत है। इन्होंने कार्वी का म्यूचुअल फंड बिजनेस भी एक्वायर किया, ग्रोथ भी बढ़िया है, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी है। तो कंपनी में कहीं आप ढूंढने जाएंगे तो कमी नहीं मिलेगी, और आगे भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया है। तो सब कुछ अच्छा है, राइट, सब कुछ अच्छा, खराब क्या है जिसकी वजह से ऐसी ओपिनियन आई। तो खराब में एक छोटी रिस्क है कि बार बार इसमें रेगुलेशंस चेंज होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड कितना कमीशन दे सकते हैं, प्लस वो डायरेक्ट प्लान। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स फ्रेंडली जो नियम बनते हैं उसका नुकसान म्यूचुअल फंड्स को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को उठाना पड़ता है। तो वो एक रिस्क हमेशा रहती है, वो सबके लिए, इनके लिए भी। लेकिन बड़ी चीज जो है वो ये कि वैल्यूएशंस महंगे हैं। अच्छा, इसलिए आईपीओ सस्ता देना चाहिए। इन्होंने एक ही गलती की, महंगा किया। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कल मैंने मैनेजमेंट से भी बातचीत की, अच्छे मैनेजमेंट है, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्यूचर का बिजनेस मॉडल है। लेकिन अगर आपसे लगभग आधे वैल्यूएशन पे मुझे आनंद राठी वेल्थ मिल रहा है तो मैं ये क्यों लूं? आनंद राठी वेल्थ और इनकी साइज लगभग बराबर है। कह सकते हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट में, ये प्योरली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में एकदम सेम कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास जो सबसे नियरेस्ट है उसी से कंपेयर करूंगा। करेक्ट। सो अगर इस वैल्यूएशन पे मुझे लेना तो मैं आनंद राठी क्यों ना लूं, मैं प्रूडेंट क्यों लूं? सो अगर यही वैल्यूएशन अगर सस्ता कर देते प्रूडेंट तो बहुत बढ़िया चीज थी। सो आई थिंक इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लिस्टिंग के बाद अगर मौका मिले नीचे लेने का तो बेस्ट हो सकता है। अंडरस्टूड सर। तो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप नजर रख सकते हैं, लिस्टिंग के लिए पैसा नहीं लगाएं, पोस्ट लिस्टिंग देखा जाएगा क्या करना है। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा आईपीओ बाजार का एक्शन। बता देते हैं नतीजों का विश्लेषण और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। कुशल, वरुण, आशीष है तैयार। मॉर्निंग कुशल, बताएं ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे। मॉर्निंग दीपांशु। ट्रिगर्स में सबसे पहले निफ्टी की दो कंपनियां एशियन पेंट्स और सिप्ला, इनके मार्केट आज में नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस हैं, ये आते हुए दिखेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से 7 कंपनियां जिसमें गुजरात गैस, एमजीएल, एमआरएफ, पॉलीकैब इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, वोडाफोन आइडिया और साथ ही टोरेंट पावर भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। जनता फार्मा पर भी नजर रखिए क्योंकि नतीजे तो इसके आज आने ही वाले हैं। साथ ही नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा लॉरस लैब्स और कैश मार्केट के ढेर सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले बोरोसिल लिमिटेड नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो आय लगभग 20% बढ़कर 220 करोड़ पर आई है। कंपनी की मार्जिन्स में भी सुधार दिखा है, 18% पर मार्जिन्स हैं, पिछले साल 17.7% थी। और कंपनी के ओवरऑल मुनाफे भी 18 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ होता हुआ दिखा है। तो नंबर्स अच्छे हैं ओवरऑल बोरोसिल लिमिटेड के। कॉस्मो फिल्म्स, यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे हैं, आय 22% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 28%, मार्जिन 16.8% से बढ़कर 17.7% और साथ ही कंपनी का मुनाफे में 46% के उछाल के साथ 108 करोड़ रुपए का फिगर आया है। और साथ ही बोनस शेयर, इन्होंने हर 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस जारी करने पर बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। आईएसएमटी लिमिटेड आय के लिहाज से तो 26% की ग्रोथ रही है, 581 करोड़ और साथ ही कंपनी 112 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बारी 2546 करोड़ का प्रॉफिट आया है। कुछ एक्सेप्शनल आइटम इसमें भी हैं। वेदांत फैशन, यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं, मार्जिन 44-45% से बढ़कर 48.5% पर आए हैं। कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी लगभग 70% बढ़ा है और मुनाफा 86% बढ़कर 89 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। 5 रुपये प्रति शेयर का इन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया। और अंत में सीएमएस इन्फो सिस्टम, हाल ही की लिस्टिंग है, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, मार्जिन्स 21% से बढ़कर 26.1%, मुनाफा 14% बढ़कर 64 करोड़ पर भी आता हुआ नजर आया। तो हर एक पैरामीटर पर सीएमएस इन्फो सिस्टम ने भी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए। ओके, तो ये हैं आपके लिए नतीजे। बट खबरें क्या कह रही हैं आज की, आइए जानते हैं वरुण के साथ। मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले एचसीएल टेक, इस कंपनी ने काफ़ी सारे एक्विजिशंस किए हैं। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, उसमें करीब 415 करोड़ में इसने हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा बेंगलुरु की एक कंपनी है क्वेस्ट इन्फॉर्मेटिक्स करके, उसमें 100% हिस्सा खरीदा है 15 करोड़ में। वहीं
एक कंपनी के साथ इन्होंने स्ट्रैटेजिक करार भी किया है। डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के लिए करार जो है इस कंपनी ने किया है। तो काफ़ी सारी खबरें HCL टेक के लिए है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, शुगर कंपनीज पर नजर रखेगा, क्योंकि पेट्रोल में जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है वो अब बढ़ के 9.99% जो है वो पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं 10% के आसपास का जो लक्ष्य था वो ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। यूपीएल लिमिटेड, इस कंपनी ने सेबी के साथ एक सेटलमेंट किया है। सेबी को 19.5 लाख रुपीस अदा कर ये सेटलमेंट किया है। बेसिकली जो ऑडिटर है KPMG मॉरिशस, उनके नियुक्ति का जो मामला था उसको लेकर सेबी ने कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे, उसके ऊपर अब ये सेटलमेंट होता हुआ नजर आया है। सेबी ने लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था इस कंपनी पे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि त्रिवेणी इंजीनियरिंग, त्रिवेणी टर्बाइन में जो है पूरी 21.85% हिस्सेदारी जो है उसको बेचने वाली है। प्रमोटर्स जो है ये हिस्सेदारी जो है 171 के फ्लोर प्राइस के तहत बेची जाएगी। और कैंपस एक्टिव, हाल ही की लिस्टिंग, कल की लिस्टिंग, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे 48 लाख शेयर खरीदे हैं। 361 रुपीज़ के भाव पे ये सौदा हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें और नतीजे। आइए डालते हैं नजर ब्रोकरेज एक्शन पर FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं नतीजों पर क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, यूपीएल के कल नतीजे आए थे, इसके बाद CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1100 रुपये का लक्ष्य दिया है। 778 की जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि कंपनी ने गाइडेंस में भी बढ़त की है, नतीजे भी अच्छे हैं और खास बात है कि अक्रॉस जोग्राफी, सिर्फ यूरोप को छोड़ दें तो सभी जगह जो है ग्रोथ के आंकड़े भी काफ़ी दमदार हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं माफ़ कीजिएगा, और जिन्होंने जो लक्ष्य है वो 914 से बढ़ाकर 1045 रुपये कर दिया है। PVR यहाँ पर भी देखिए CLSA मान रहे कि नतीजे जो हैं इनके अनुमान से बढ़िया देखने को मिले हैं। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 2155 का जो है ऊंचा लक्ष्य दिया, 1706 की जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं गोल्डमैन सैक्स देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे और लक्ष्य इन्होंने 2000 से बढ़ाकर 2250 कर दिया है। वोल्टास यहाँ पर भी देखिए कुछ दिन पहले नतीजा आए थे, उसके बाद CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है। बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए और ये मान रहे कि समर डिमांड काफी अच्छी है, लेकिन नतीजे ने थोड़ा सा निराश किया। मैक्वायरी की तरफ से जो है यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1028 से लक्ष्य को घटाकर 940 रुपये कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस की तरफ से डाउनग्रेड आया, अब ये जो है रेटिंग को डाउनग्रेड करके लक्ष्य भी इन्होंने बढ़ाया, 1225 से घटाकर 975 रुपये कर दिया है। तो वोल्टास पर आपको नजर रखनी है। SRF यहाँ पर भी देखें नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2010 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये तो रही नतीजों की रिपोर्ट्स। और भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास आशीष, उनके बारे में बताएं। दीपांशु, और भी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए L&T इन्फोटेक और माइंडट्री पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। JP मॉर्गन ने L&T इन्फोटेक को जो है डाउनग्रेड कर दिया है और जो इन्होंने लक्ष्य है वो भी घटाया है, 6400 से घटाकर 4300 रुपये कर दिया है। HSBC अगर आप देखें तो हालांकि अभी भी अपनी खरीदारी किराए को बरकरार रखे और काफी ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं, 7160 रुपये का, 4450 के करीब की जो है कल की क्लोजिंग है। माइंडट्री पर भी देखें तो JP मॉर्गन की तरफ से डाउनग्रेड आया और लक्ष्य इन्होंने 4100 से घटाकर 3100 कर दिया है। HSBC होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे 4175 रुपये के लक्ष्य के लिए। चोला इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 900 से घटाकर 865 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी लक्ष्य घटाया 775 से घटाकर 725। और अंत में देखें तो CEAT, यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, कमेंट्री नहीं दी है लेकिन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 1132 के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए इस समय पूरा का पूरा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते आगे और स्वागत करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स का पिक ऑफ द डे के साथ। सिमी जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे तरफ से आज का पिक ऑफ द डे होगा KEI इंडस्ट्रीज। KEI इंडस्ट्रीज मैंने कल भी SPL मिड कैप में शामिल किया था। मुझे लगता है कि ये स्टॉक चलने वाला है। 1175 का पहला टारगेट, 1200 का दूसरा टारगेट के लिए KEI को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 1120 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, 1120 के स्टॉप लॉस के साथ KEI इंडस्ट्रीज में करें खरीदारी। आइए कुणाल जी और राकेश जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त और उनसे भी पिक ऑफ द डे ले लेते हैं। पहले एक बार दोनों को दिखा दें, एक बार बीच में मैं आ जाऊं, एक साइड में कुणाल जी आ जाए और एक साइड में राकेश जी आ जाए, ऐसी कोई विंडो बनाइए। और उसकी खास वजह है दीप, मैं ना लोगों को बताना चाहता हूँ, दोस्ती हो तो ऐसी होनी चाहिए कुणाल जी राकेश जी। एब्सोल्युटली। देखो इनकी शर्ट का कपड़ा जो बचा उससे इन्होंने टाई बना दी और इनकी शर्ट के कपड़े के हिसाब से इन्होंने सूट बना दिया। इसको कहते हैं मैचिंग, मैचिंग एकदम वाली है। तो ऐसे ही आपकी दोस्ती फलती रहे, फूलती रहे, बिल्कुल इसी तरह से। मतलब प्लानिंग से आए थे या ऐसे एक्सीडेंटली हो गया? हाँ कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, एक्सीडेंट हुआ है अनिल जी, मुझे अभी अभी पता लगा, आपने जब नोटिस किया अनिल जी तब मुझे पता लगा अनिल जी। चलिए बढ़िया अनिल जी, हमें भी एक स्टाइलिस्ट दिलवा दीजिए अपनी तरह अनिल जी। मतलब मेरे से बढ़िया दिखना चाहते हैं आप? अनिल जी, आपसे बढ़िया दिखना तो अनिल जी संभव नहीं है। अब तो आप निशानेबाज हो गए अनिल जी। नहीं, बिल्कुल आप दोनों बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। बंसल जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा पहले तो सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है, बिकवाली की राय है, चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर को बेचना है, 447 का स्टॉप लॉस है, 405 का लक्ष्य है और चंबल फर्टिलाइजर है मेरा पिक ऑफ द डे फॉर सेलिंग। तो यहां पर करनी है बिकवाली। बताएं कुणाल जी, आपका क्या इरादा है? अनिल जी सेम टू सेम इरादा है अनिल जी, कपड़े भी मैच कर रहे हैं और कॉल भी मैच कर रही है अनिल जी। मेरी भी बिकवाली की राय है चंबल फर्टिलाइजर पर। चार्ट कमजोर है, ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा, मेजर एवरेज के नीचे कल क्लोज आया और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है इस स्टॉक में काफी बड़ी जगह नीचे बची हुई है। मेजर सपोर्ट 410 रुपए के आसपास नजर आता है, तो मुझे लगता है 410-15 तक ये स्टॉक फिसल जाएगा। स्टॉप लॉस 440 पर रखें, शॉर्ट करने की राय। जब सब सेम है तो स्टॉप लॉस अलग क्यों दे रहे हो? बंसल जी वाला ही मान लो आप। अनिल जी देखिए, अगर कुछ अलग तो होना ही चाहिए अनिल जी, कॉल हमने अलग अलग दिया है। हाँ, तो इसीलिए अनिल जी हल्का सा फर्क है बस। हाँ समझ गया, बताने के लिए। देखो हमने एक साथ नहीं किया, अलग अलग काम किया, वो प्रूव करने के लिए खाली स्टॉप लॉस सेम अलग रखा है, बाकी वैसे साथ साथ में किया है, हमें पता है। अलग से कुछ नहीं किया, अलग से कुछ नहीं किया, पूरा डिसाइड करके। चलिए आइए, तैयार है किरण जी। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीप वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा भी स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर है और मैंने कल जाते जाते यही स्टॉक के बारे में बात की थी। इसने ब्रेकडाउन बहुत अच्छे लेवल से दिया है, तो मैं रीइटरेट कर रहा हूँ कल का कॉल कि इधर बेचना है। क्लोजिंग है 431 के आसपास, 435 तक इसको बेचना है। 440 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 415 का मेरा टारगेट रहेगा। ओके, तो ये है चंबल पर सब टूट पड़े हैं ऐसा लग रहा है मुझे। कुणाल जी, राकेश जी और बाकी सबकी तरफ से भी बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। अच्छा, और अविनाश जी हमारे साथ है। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी जो स्टॉक हमको पसंद है, कल यूनाइटेड फॉस्फोरस के नंबर्स आ गए थे, बहुत ही दमदार नंबर आए हैं। कंपनी ने करीबन 3800 करोड़ का मुनाफा कमाया है। सबसे बड़ी बात, डिस्पाइट चैलेंजिंग हेडविंड्स 46,000 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है और आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। एग्रोकेमिकल्स एक ऐसी स्पेस है जो ग्लोबल क्राइसिस के कारण, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण यहाँ पे कीमतें काफी बढ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। कल कंपनी ने बायबैक के भी डिटेल्स दिए थे जो ओपन मार्केट से वो कर रहे हैं, तो वो करीबन 900 रुपए में हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि करीबन 900 का एक पहला टारगेट रहेगा। यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। और दूसरी कंपनी अनिल जी जो हमको पसंद है फार्मा स्पेस में, वो सन फार्मा है। काफी समय तक ये एक शेयर 880-85 में कंसोलिडेट हो रहा है। नंबर्स अभी मार्च क्वार्टर के आए नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस साल चौथी क्वार्टर काफी दमदार रहेगी और ओवरऑल जो फार्मा सेक्टर के लिए आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी एक खरीदने की राय रहेगी। मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में 1000-1050 का एक लेवल कंपनी छू सकता है, तो ये दोनों शेयर्स मेरी तरफ से। ओके, तो ये है सन फार्मा और साथ ही साथ यूपीएल, दोनों में खरीदारी करने की राय। यूपीएल में 900 रुपए का रखें टारगेट, सन फार्मा में लगभग 1050 के आसपास तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। आइए, तैयार है हमारे साथ सुमित जी भी इस वक्त। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, पिछले 3 से 4 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। स्टॉक ने 200 डीए में टेस्ट किया और वापस से यूटर्न ले लिया और अब स्टॉक यहां से और नीचे के लेवल दिखाने को तैयार है, जिसके अंदर 890 है, 895 के आसपास सेल करके चलने का सलाह रहेगा। 870 और 850 ये लेवल आज और इस हफ्ते में इंडसइंड बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 910 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो 910-911 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करना है 870-850 के टारगेट्स के लिए। ओके, 890 पर है और 870 और 850 दो टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। आइए बढ़ते आगे और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। करते हैं शुरुआत पहले अच्छे नतीजों के साथ और फॉर्चुनेटली कुछ कंपनियां तो अभी इस रिजल्ट सीजन में ऐसी मिल रही हैं जिनके रिजल्ट्स दमदार हैं।
बताएं सर, कौन से हैं वो स्टॉक्स लिस्ट में? गुड मॉर्निंग सर, आपको, दीपको एंड एवरीवन ऑन द पैनल एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग टू अस। यस सर, बहुत टाइम के बाद ये लग रहा है कि हाँ भी कुछ अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। मैं ढूंढ रहा था कमजोर नतीजे, बट नंबर जो है अच्छे वालों के ज्यादा हैं। एसआरएफ से बहुत, एसआरएफ के नंबर्स देख के बहुत अच्छा लगा सर। यू नो हम हमेशा देख रहे हैं इन्फ्लेशन, कमोडिटी, ह्यूमन इन्फ्लेशन और चीजें बढ़ रही हैं, बट ये आपके सामने कंपनी है सर जिसने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू किया, क्वार्टरली रेवेन्यू किया, मार्जिन इसके मल्टी ईयर हाई पे आए हैं, और मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग कमेंट्री बार बार दे रहा है, और उसको लग रहा है कि आगे जाके और अच्छा होगा कंपनी का। आप नंबर्स देखिए सर, केमिकल और पैकेजिंग, ये दो ऐसे सेगमेंट है जिसके कारण नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और उसके नंबर्स में आपको बताऊंगा। अगर आप केमिकल का सेगमेंट का रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू तो स्ट्रॉन्ग थे, बट इसके मार्जिन न्यू लाइफ हाई पे आए हैं सर, 32%, रेवेन्यू 10% बढ़े क्वार्टर क्वार्टर। रेफ गैस और कमोडिटी फ्लोरोकेम वो रॉबस्ट थे इसमें। पैकेजिंग फिल्म्स का जो एबिट था सर वो 9% बढ़ा क्वार्टर क्वार्टर। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी 17.5% के आसपास का एबिट मार्जिन आएगा, उसके सामने 19.8% का आया। तो ये दो सेगमेंट्स थी, केमिकल्स और पैकेजिंग, जिन्हें बहुत कमाल किया सर। नंबर्स अगर ओवरऑल देखें तो सर 26.5% मार्जिन आया। लोग स्ट्रीट पे 25 से 26 के बीच में काम कर रहे थे, उससे भी नंबर्स अच्छे आए हैं। आज 3 बजे कॉन कॉल है सर, और कॉन कॉल बहुत जरूरी रहता है एसआरएफ का, तो उसमें और समझना पड़ेगा, बट अदरवाइज द नंबर्स वर रियली रियली गुड। जीएनएफसी सर, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। मतलब केमिकल सेगमेंट अगेन इसका जो कमाल कर रहा है, आपको नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स दिखेंगे जो आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। लास्ट क्वार्टर इतना अच्छा था जो स्टॉक रीरेट हो चुका था, मेरे ख्याल में 674 करोड़ का एबिटा लास्ट क्वार्टर में किया था। अब वाई ऑन वाई तो देखो ही मत सर, बिकॉज उसमें तो नंबर्स बहुत अच्छे देखेंगे। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सर 674 करोड़ के सामने 886 करोड़ किया, 28% मार्जिन के सामने 32% मार्जिन किया। नंबर कहां से आए सर? केमिकल सेगमेंट। केमिकल सेगमेंट का सेल्स देखिए सर, 1622 करोड़ के सामने 2000 करोड़ का सेल्स आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वाई ऑन वाई की बात नहीं करते बिकॉज वो 1200 करोड़ था, सो दिस इज ह्यूज जंप वाई ऑन वाई। केमिकल सेगमेंट का एबिट सर 613 करोड़ से 829 करोड़ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगेन द मैजिक इज द केमिकल सेगमेंट जो इस कंपनी के लिए कर रहा है। और ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट स्टॉक जो आज टाइम पे टीटीएम पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। केआई इंडस्ट्रीज गुड सेट ऑफ नंबर्स सर, at least in that inflationary environment they were able to uphold their sales. I think top down beat था, sales 14-15% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर थी, 43% वाई एन वाई ऊपर था, एबिटा भी 10% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, 25% वाई एन वाई था, तो अच्छा नंबर आया। गोदरेज एग्रोवेट सर, थैंक्स टू एस्टेक, क्रॉप प्रोटेक्शन और वेजिटेबल ऑयल्स, ये दोनों ने मिलके इसके परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट किया। नंबर आप देखेंगे तो ये 8% मार्जिन पे काम करता है, क्वार्टर क्वार्टर 6.5% था। एबिटा 136 करोड़ से 170 करोड़ आया क्वार्टर क्वार्टर। एज ए सेड, इसमें क्यों नंबर्स अच्छे हैं? वो एस्टे के कारण अच्छे हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन, जो क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट है सर, इसका रेवेन्यू 33% ऊपर था, एबिट 55% ऊपर था। और वेजिटेबल ऑयल सर, मतलब हर एक कंपनी का, मतलब आप किसी भी कंपनी में देखो तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसके लिए भी अच्छा किया। और एक कंपनी है सर जो हम कवर करते हैं, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, आई थिंक वेरी वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स, बीटन एस्टीमेट जो हम भी सोच रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग में अगेन सबको डर था कि हाँ भी यार इन्फ्लेशन में क्या नंबर्स आएंगे, मार्जिन कैसा रहेगा। अगर आप सॉलिड टॉप लाइन देखें तो सॉलिड टॉप लाइन ग्रोथ था सर, 20% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर आया रेवेन्यू सर, मतलब और ये 7 से 10% ऊपर था जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रही थी। एबिटा इसका 21% ऊपर आया सर क्वार्टर क्वार्टर, अगेन इट वाज हायर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। सो ओवरऑल वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स बाय क्राफ्टमैन आल्सो। इसके 3 सेगमेंट्स है सर, पावर ट्रेन सेगमेंट होता है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है, तीनों ने कमाल किया उस तरीके से। बट अगर मुझे एक नंबर देखना है सर तो क्लियरली आई विल गो विद द जीएनएफसी, एसआरएफ एंड द थर्ड विल बी क्राफ्टमैन। ओके, तो तगड़े रिजल्ट्स की लंबी लिस्ट है आज उम्मीद के मुताबिक, या कोई कमजोर रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं? और उससे पहले एक चीज और, हमारे बंसल जी, जो राकेश जी से पूछना चाहता जी। बंसल जी, ये मतलब सारे बंसल गोदरेज को गोदरेज ही बोलते हैं? देखिए अनिल जी, अधिकतर जितने भी अनिल जी बंसल है उनका अनिल जी बचपन उन्हीं घरों पर बीता है जिन घरों में अनिल जी अलमारियां गोदरेज की, अनिल जी गोदरेज की अलमारियां होती थी। अच्छा। अनिल जी उसी को खोल खोल के अनिल जी उसी में से कपड़े निकलते थे, उसी में से पैसे निकलते थे अनिल जी। जी कुणाल जी, तो इसलिए अनिल जी वो गोदरेज है, अनिल जी गोदरेज नहीं है जी। अनिल जी देखिए, बंसलों के नाम में बन है अनिल जी, बना देते हैं अनिल जी जो भी इनके संपर्क में आता है उसको। अब समझ में आया, मैं फालतू में इतने टाइम तक ना गोदरेज को लेके बंसल जी की खिंचाई करता था। आज वरिंदर बंसल ने हमें बता दिया कि सारे बंसल गोदरेज ही बोलते हैं। चलिए, ये आपके लिए सारे अच्छे नतीजे। अब कमजोर और उम्मीद के मुताबिक नतीजे कौन से रहे, वरिंदर बताएं। सर, आरती ड्रग सर कमजोर थे, ऑल टाइम लो मार्जिन था 13%, बट ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है बहुत ज्यादा, कैपेक्स कर रहा है,
तो आगे जाके 15-16% मार्जिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इतना आएगा। आपको याद होगा कि एक टाइम पे 24-25% मार्जिन भी करता था, तो इस बार मार्जिन कमजोर है सर। हालांकि सेल्स उतनी खराब नहीं है, सेल्स 10% ऊपर है, क्वार्टर 40% ऊपर है YoY, बट मार्जिन कमजोर थे। बट एज आई सेड द स्टॉक हैज ऑलरेडी करेक्टेड सर, तो ये एक हल्का सा कमजोर होगा। डालमिया भारत सर, ऑनेस्टली नंबर्स अच्छे थे कंपेयर टू अदर पियर्स, बट द ओनली थिंग इज कि आगे जाके सीमेंट किस तरीके से करेगा, तो मैंने इनलाइन में इसलिए डाला है क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, इश्यूज आ रहे हैं। बट अगर टोटलिटी में सिंगल स्टैंड लोन क्वार्टरली नंबर्स देखा जाए तो नंबर्स ठीक थे सर इसके। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो सर इसकी रियलाइजेशन बढ़ी है और कॉस्ट फ्लैट रही है, इसके कारण नंबर्स अच्छे थे। एबिटा पर टर्न डिक्लाइन किया 14% YoY, बट 43% ऊपर था सर क्वार्टर 1035। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1000 के आसपास आएगा, तो उसको बीट किया है। वॉल्यूम्स 3% ऊपर थे YoY, 6% ऊपर थे क्वार्टर। जैसे मैंने आपको बोला कि टोटल कॉस्ट पर टर्न देखो तो फ्लैट रहा था, तो उस तरीके से नंबर्स अच्छे थे सर। 15% मार्जिन से 20% मार्जिन क्वार्टर रिवर्सल हुआ है इस कंपनी का। बट एज सेड, अगर आपको लेना है, मतलब आपको देखना है नंबर आज, तो सर GNFC, SRF, क्राफ्टमैन 3 कंपनीज रहेंगी। ओके, तो ये है आपके सारे के सारे रिजल्ट्स पर पूरा का पूरा विश्लेषण। और डालमिया भारत की बात हुई तो मैं बता दूं आपको 9:45 पर हम करेंगे मैनेजमेंट से मुलाकात। MD और CEO महेंद्र सिंघी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, उनसे नतीजों पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नतीजों का पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए, वागले साहब पहुंच चुके हैं हमारे साथ पहुंचाने के लिए अपनी आज की पिक। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मेरा आज का कॉल भी वही होगा जो हमने कल कवर किया था, पावर ग्रिड। जो कल वाले गिरते मार्केट में जो होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया, मुझे लगता है अगले 2 से 3 दिन तक ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर SGX जो नीचे दिखा रहा है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है पावर ग्रिड में। हमने कल 240, 250, 243 के आसपास बात की थी, 246 के आसपास बंद है। थोड़ा सा नीचे आता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका स्टॉप लॉस 240 का होना चाहिए। मेरा टारगेट 2 से 3 दिन का 260 का है। ओके, 240 स्टॉप लॉस, 260 के टारगेट के लिए करें खरीदारी पावर ग्रिड में। आज फिर से अगर नीचे मिले तो करते हैं शुरुआत फर्स्ट सेट की हेडलाइंस के साथ।